नमस्कार मित्रों। समास के अंदर ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था और लिखने का काम हमने आरंभ किया था और ये वाला आप लोगों ने लिख भी लिया था और अब आपको ये वाला पार्ट लिखना है। चलिए तो पहले लिखने वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यथा क्रम, यथा संभव, यथा शक्ति, अकारण, आमरण, आजन्म, अजानुबाहु, आपाद मस्तक और आकंठ। ये आकंठ लिखा है। और निर्विवाद, निर्विवाद। लिख लिया सभी ने? चार अक्षर लिखने उसमें आगे पीछे आगे पीछे। यथा क्रम, यथा संभव, यथा शक्ति, अकारण, आमरण, आजन्म, अजानुबाहु, आपाद मस्तक, आकंठ और निर्विवाद। हो गया? इसके बाद लिखिए नालायक, निरोग, प्रतिलिपि, प्रतिदिन, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, सेवार्थ, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, दानार्थ, रक्षार्थ, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, रक्षार्थ, अवसरानुसार, कथनानुसार, वचनानुसार। हो गया? ये पार्ट बी। जिसके बाकी रह गया वापस आऊंगा। लिखिए, ज्यादा समय नहीं दूंगा। पार्ट बी, पुनरुक्त या नाम पद। पुनरुक्त, लुटम लूट,
ये इसकी जगह पर ये लिखना, आप लिख लिया तो सही कर दे वैसे। चला चली, चला चलिए करना है। और ये जो लिख रहा हूं इस साइड में ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। दोनों में अंतर समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तब। चला चली और चला चल, ठीक है। दिनों दिन, धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, गांव गांव, पहले पहल, मंद मंद, एक एक। लिख लिया सभी ने? पहले पहल, मंद मंद, एक एक। हो गए यहां तक सभी ने? ओके, चलिए अब हम वापस चलते हैं जहां से आरंभ किया वहीं से। विग्रह पर आइए। अब एक शब्द पर ध्यान देना, किसका विग्रह किस तरीके से। इससे पहले कुछ बातें वापस रिवाइज कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं उनका। मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, तो एक बात बताई थी कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। पहले के अंदर क्या क्या बात हो सकती है? या तो पहला पद क्या मिलेगा? उपसर्ग। या पहला पद क्या मिलेगा? अव्यय। या पहला पद पुनरुक्त। पुनरुक्त का मतलब रिपीटेशन वाला। अब वो रिपीटेशन क्रिया विशेषण भी हो सकता है या नाम पद वाला यानी संज्ञा पद भी हो सकता है, ठीक है। वहां समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। जैसे यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार। शक्ति शब्द कांस्टेंट है, लेकिन यथा के स्थान पर कौन आ रहा है? के अनुसार। तो प्रधानता यथा की रही, इसलिए ये पहला पद है और पहला पद प्रधान है, तो ये अव्ययी भाव। अब यहाँ अव्यय का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर अपरिवर्तित, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी है, इनमें होता है, और ये अविकारी है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? इनका अविकारी। तो अव्ययी भाव समास में ये बेसिक चार बातें याद रखनी है। इनमें सबसे बड़ी बात है इनके विग्रह को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका विग्रह कैसे किया जाए। तो वो विग्रह सारे मैं यहाँ करवाऊंगा, इसलिए मैंने इनका कुछ लिखवाया नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या शब्द आ रहा है? यथास्थान। जैसे मैं ये कहूं सभी विद्यार्थी यथास्थान बैठ जाइए, इसका मतलब क्या है? कि जो स्थान निर्धारित है वहीं बैठेंगे या गुरुजी की सीट पे जाके बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना। जो स्थान जिस विद्यार्थी का निर्धारित है वहीं पर बैठेगा, वहीं पे बैठेगा ना। तो इसका विग्रह होगा स्थान के अनुसार ऑब्लिक जो स्थान निर्धारित है। लिखिए इसका विग्रह स्थान के अनुसार। इसका विग्रह क्या होगा? स्थान के अनुसार। ये विग्रह भी सही है, या फिर जो निर्धारित है, जो स्थान निर्धारित है। अब ज्यादा सही ये ज्यादा है, क्योंकि यहां स्थान शब्द को हमने पहले महत्व दिया है, बना के रखा हुआ है। यहां पे भी स्थान आया हुआ है, अर्थ दोनों में भी है, और के अनुसार यथा के आधार पे आ गया। अगला देखिए यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य, यथा योग्य का विग्रह होगा योग्यता के अनुसार ऑब्लिक जो जितना योग्य है। योग्यता के अनुसार ऑब्लिक जो जितना योग्य है।
अब देखिए एक शब्द आ गया, ये वाला, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों है। देखिए इसका संधि विच्छेद करोगे क्या, पहले बताओ। यथा धन यथोचित, बताओ आप में से इसका विग्रह क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अपन। एक लड़के की शादी को लेकर के उसके पिता बड़े चिंतित है और उसको 10 लड़कियों के फोटो दिए। कितने लड़कियों के? यहाँ एक भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको कितने फोटो दिए? 10 लड़कियों के फोटो दिए और बोला बेटा इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर ले। लड़के ने सुबह से शाम तक दिमाग लगाया कौन से सेलेक्ट करो। अगले दिन उसको कुछ समझ में नहीं आया और पिताजी को 10 के 10 फोटो दे दिए और ये कहते हुए फोटो लौटा दिए सारे कि देखिए आप मेरे पिता हो और मेरे बारे में भला बुरा जो भी आप निर्णय लोगे वो अच्छा ही लोगे, आप यथोचित निर्णय लोगे मेरे विषय में। यथोचित यानी जैसा उचित, जैसा उचित है, ठीक है ना, जो उचित है वो भी सही है, जैसा उचित। तो लिखिए यथोचित का विग्रह जो उचित ऑब्लिक जैसा उचित, यथोचित जैसा उचित। नेक्स्ट यथा क्रम। परीक्षा होगी तो आपको रोल नंबर दिए जाएंगे और फिर कक्षा में जैसे जाओगे एडमिट कार्ड लेकर के और क्लास में सर कहेंगे सभी बच्चे यथाक्रम बैठिए। जिसका रोल नंबर है उस जगह पे बैठेगा, जिसका क्रम है वहीं बैठेगा। इसका मतलब होता है क्रम के अनुसार ऑब्लिक जो क्रम निर्धारित है, जो क्रम निर्धारित है दोनों सही है। क्रम के अनुसार भी सही है, ऑब्लिक जो क्रम निर्धारित है वही बच्चा बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट यथासंभव। एक बच्चे की शादी फिक्स हो गई है 14 फरवरी को और कार्ड आया मेरे पास और मैंने ये कहा कि यथासंभव प्रयास करूंगा तेरी शादी में आने का, जितना संभव, बस जितना संभव इतना ही लिखना है, जितना संभव यथासंभव मैं आपकी शादी में आने का प्रयास करूंगा, बशर्ते उस दिन कभी किसी और की शादी ना हो मेरे परिवार में तो तुम्हें आऊंगा, है ना। बाकी शादी हुई फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो बशर्ते शर्त के साथ होता है। चलिए तो यथासंभव का मतलब क्या लिखा है मैंने, जितना संभव। अगला देखिए यथाशक्ति। क्या होना चाहिए, शक्ति के अनुसार। जैसे नवरात्र डांडिया होता है, किस किस ने इस शब्द को सुना है, नवरात्र और डांडिया? चलो अच्छी बात है। गरबा मंडप ये भी सुना है। तो गरबा मंडप होता है तो कॉलोनी में आसपास के क्षेत्र में जब गरबा मंडप बनाया जाता है तो पैसा कहां से आता है, आसपास के घर वालों से चंदा लेते हैं, चंदा लेते हैं कि नहीं? बस वहां ये शब्द आपको सही समझ में आएगा। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सोने चांदी की दुकान है, उसके घर आप चंदा लेने जाओगे तो हम उम्मीद रखते हैं कुछ ज्यादा ही मिलेगा। और कोई बेचारा चाय की थड़ी लगाता है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा देगा। कोई नौकरी पेशा सरकारी नौकरी में, वो उसके हिसाब से पैसा देगा। तो मतलब कोई बड़ा आसामी है तो उससे हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं, और कोई थोड़ा कम पैसा कमाता है तो उससे थोड़ी उम्मीद कम रखते हैं। तो जिसमें जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसी के अनुसार। तो फिर हम जाते ही कहते हैं भाई साहब यथाशक्ति दान दे दो, यथाशक्ति चंदा दे दो। और कोई फिर ज्यादा ही करता है कि नहीं आपको तो 5,000 की रसीद कटानी है, उससे ज्यादा तुम दे सकते हो, कम नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है ना। तो यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह शक्ति के अनुसार। अगला क्या है, अकारण। अकारण का मतलब भी हो है बिना कारण, जिसका कोई कारण ही नहीं है। कई बार होता है अकारण लोग गुस्सा कर देते हैं, और कई बार तो अकारण ही ब्रेकअप हो जाता है। बिना कारण कहीं किसी ने कान भर दिए तो उसने बात मान ली, होता है बिना कारण। क्या लिखना है, बिना कारण, अकारण।
अगला देखो क्या लिखा है, आमरण। नेताजी आमरण अनशन पर, अन्ना हजारे जी के लिए लागू होता है। आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक मरे नहीं तब तक, लिखो मत, पहले समझो। आमरण का मतलब ये होता है जब तक मृत्यु नहीं होगा ना तब तक अन्न का निवाला या जल कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, आमरण अनशन पर। आज जन्म, इसका अर्थ क्या है, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। जैसे भीष्म पिता ने आज जन्म ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, भीषण प्रतिज्ञा ली थी, तो जन्म से मृत्यु तक, और ये केवल है मरण तक, इसका विग्रह है। इसका मतलब क्या होता है, मरण तक यानी मृत्यु तक। तो लिखिए इसका आमरण का, लिखिए मरण तक या मृत्यु तक, मरे नहीं तब तक। और आजन्म का विग्रह होगा जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट क्या है, अजानु बाहु, पढ़ाया मैंने उपसर्ग में। जानू यानी क्या होता है, घुटने, बाहु यानी भुजा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको कहते हैं अजानु बाहु। तो लिखिए इसकी विग्रह, इसका विग्रह करिए, जानू से बाहु तक, इसका विग्रह लिखना है। जानू से बाहु तक, यूं नहीं है कि जानू से जाने मन तक, वो नहीं लिखना है, जानू से बाहु तक। अब जानू का मतलब लिख देना घुटने होता है, ये ध्यान रखना, घुटने। हम ये आज दिन तक जानते नहीं थे, बहुत सारे जानने लग गए हो, ठीक है। हाँ, और कोई कोई मोबाइल में नंबर सेव रखता है, जानू 1, जानू 2, जानू 3, घुटना 1, घुटना 2, घुटना 3। तो ऐसे, हाँ, हमारे हिंदी वाले ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। और पिताजी एयरटेल, हाँ वो, क्योंकि किसी के दो दो सिम होती है, हाँ, तो वो लिखते हैं पापा एयरटेल, मम्मी जियो। क्या करें, शॉर्ट में नाम लिखने की ये आदत पड़ी हुई है। तो यहां पर आ जाओ, अजानु बाहु, जानू से बाहु तक, आपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक। पाद यानी पैर, पैर, चरण, ओके। और मैंने आ का मीनिंग पढ़ा है, याद करो, तक, आ उपसर्ग ढूंढो और उसमें आ का मीनिंग तक पढ़ाया, ठीक है ना। पैर से मस्तक तक, आ कंठ, इसका विग्रह होता है कंठ तक। बारिश इतनी हुई कि वह आ कंठ डूब गया, यानी गले तक पानी आ गया, आ कंठ, कंठ तक। निर्विवाद, बिना विवाद, ये निर्विवाद सत्य है। केरल पे हिंदी बढ़िया पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोई विवाद है इसमें, तो लिखिए इसमें बिना विवाद। हाँ, इधर लड़कियों से पूछता हूं मैं, हिंदी समझ में आ रही, ऐसे जैसे कहीं जबरदस्ती पढ़ा रहे हो वैसे। हाँ यार, समझ में आ रही है। अब आज नहीं हो, आज ही, कल है, कल मैं नहीं था। हाँ, आ रही समझ में, इधर सबको आ रही, समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलो, और लड़कों तुमको, ये देखो लड़के बढ़िया सीधे साधे मेरी तरह। नालायको, नालायक पे आओ, लिखो नालायक, जो लायक नहीं, जो लायक नहीं, नालायक, नालायक, जो लायक। निरोग, बिना रोग, जिसमें कोई रोग ना हो उसको कहते हैं निरोग। मात्रा बड़ी आती है, छोटी नहीं लिखनी है। अरे बिना तो बी छोटी आएगी, मैं तो इसकी बात कर, जिसने इसमें मात्रा छोटी लिख दी, हाँ, उसकी बात कर रहा हूं। बिना रोग, और ये आएगी बिना, ठीक है। प्रतिलिपि, थोड़ा समझिए इसको, इसका विग्रह कैसे होगा। प्रतिलिपि, जब हम कोई लिखते हैं उसकी नकल होती है, इसलिए इसका विग्रह होता है लिपि की लिपि।
लिपि की लिपि, जिसको आप फोटोकॉपी कह सकते हो, प्रतिलिपि, लिपि की लिपि, और मात्रा सब छोटी लिखनी है की को छोड़कर, लिपि की लिपि। अगला देखो क्या लिखा है, प्रतिदिन। हर दिन, प्रतिदिन का विग्रह होता है हर दिन, प्रतिदिन अखबार पढ़ता है, यानी हर दिन अखबार पढ़ता है, तो दिन तो कांस्टेंट ही है। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, परछाई को कहते हैं प्रतिबिंब है। बिंब का बिंब, बिंब यानी परछाई, बिंब का बिंब, बिंब यानी परछाई, बिंब का बिंब, ठीक है। अगला देखो प्रतिध्वनि। ये प्रतिध्वनि क्या है? कभी आपने बैंड वालों को देखा होगा, बैंड वालों को, और वो माइक होता है उनमें, फिर वो माइक में कहते हैं हेलो हेलो हेलो, ऐसी आवाज आती नहीं आती? तो वो आवाज क्या, एक आवाज बार बार गूंजती है ना, रिपीट होकर के आती है। और ये विशेष तौर से प्रतिध्वनि आपको सुनने मिलेगी पहाड़ों में, जब चारों तरफ पहाड़ी होते हैं ना, आप बोलते हो तो वही आवाज गूंज करके टकरा करके वापस आ जाती है, तो उसको कहते हैं ध्वनि की ध्वनि। इसका विग्रह होता है ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, मात्रा छोटी लिखनी है हमें, ध्वनि की ध्वनि। ओके, अगला कौन है हमारा, प्रतिध्वनि, सॉरी प्रत्युत्तर। देखो इसमें संधि भी है और समास भी। कौन सी संधि बताओ, यण संधि, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। इसका विग्रह होता है उत्तर का उत्तर ऑब्लिक उत्तर के बदले उत्तर, उत्तर का उत्तर। जैसे प्रत्युत्तर, किसी ने कहा अरे आज उससे मेरी बात हुई थी, पर समझा रहा हूं ये प्रत्युत्तर क्या है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि मैं आज एफएस जाऊंगी, तुम आओगे क्या? तो फिर आप सवाल तुरंत कहोगे, प्रत्युत्तर में तुमने क्या कहा, उसके प्रश्न के जवाब में तुमने क्या कहा, बात समझ आई? फिर वो क्या कहेगा, मैंने भी यही कहा, हाँ मैं भी आऊंगा। बात समझ में आ गई? तो जब कोई बात कही जाती है और उससे सवाल किया जाता है, उसके बदले में उसका क्या जवाब आता है, उसके लिए ये शब्द काम में आता है प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, सेवार। अब आप रुक जाइए, अब आपके काम की बात यहां से स्टार्ट है, या तक देखो। अभी तक हम बात कर रहे थे सारे उदाहरणों में, अब तक जितने भी उदाहरण आए, दो कैटेगरी के उदाहरण आए अभी तक, या तो अव्यय आया या उपसर्ग आया। ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। और यहां पर देखो, ये अव्यय, ये अव्यय, ये भी अव्यय, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ठीक है। इस तरीके से कुछ तो उपसर्ग से और कुछ अव्यय के उदाहरण आ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, सेवा, ज्ञान, धर्म, रक्षा, ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं आगे आ रही। अब हम जो बात कर रहे थे अभी तक, उपसर्ग की बात कर रहे थे, अव्यय की बात कर रहे थे। तो देखिए अब इसमें क्या बात है, अगर किसी शब्द के पीछे अर्थ लगता और वो संधि कर लेता, तो पूरा का पूरा शब्द अव्यय बन जाता। तो सेवा प्लस अर्थ लगने से क्या बन गया, सेवा। अब ये पूरा का पूरा शब्द अव्यय बन चुका है। अब इसमें लिंग वचन अनुसार हम बदलाव नहीं कर सकते। तो धर्म में अर्थ लगा धर्मार्थ, ज्ञान में अर्थ लगा ज्ञानार्थ, दान में अर्थ लगा ज्ञान। इसका मतलब हमारे लिए एक शब्द आया नया, और वो शब्द है अर्थ। अर्थ शब्द कभी किसी शब्द के साथ संधि करेगा तो वो अव्यय की भूमिका में आ जाएगा, पूरा का पूरा शब्द। एक बात तो ये। फिर इनका विग्रह, अब दूसरी बात, इन सब में अर्थ पीछे लग रहा है, तो अव्यय पीछे है, अव्यय जो मूल अव्यय है वो तो कहां है, पीछे। लेकिन ये लगने से पूरा शब्द अव्यय बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ यूनिक उदाहरण और यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली बार एसआई के एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था, बच्चों को इस चीज का नॉलेज नहीं था। तो ध्यान रखना, अगर किसी शब्द के पीछे अर्थ आ जाए तो उसका विग्रह करने के लिए हमें के लिए का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो सेवार्थ का विग्रह होगा, लिखना मत, सेवा के लिए।
ज्ञानार्थ का ज्ञान के लिए। अब याद करो विद्यालय के बाहर दरवाजे के वहां जब कभी देखा हो ज्ञानार्थ प्रवेश सेवा प्रस्थान, ज्ञान के लिए प्रवेश सेवा के लिए प्रस्थान। आपको बात समझ में आ गई? तो धर्मार्थ का क्या होगा? धर्म के लिए, रक्षार्थ का रक्षा के लिए, और दानार्थ का दान के लिए। इसी प्रकार एक और शब्द है अनुसार। क्या शब्द है ये? अनुसार। अनुसार भी अव्यय शब्द है, और ये किसी शब्द के साथ संधि कर लेता है तो पूरा का पूरा पद ही आपका क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। तो अब इसका विग्रह किससे किया जाएगा? के से। किससे किया जाएगा? के से। कैसे? देखिए, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, कथनानुसार, कथन के अनुसार, फिर उसी प्रकार वचनानुसार, वचन के अनुसार। बात समझ में आ गई? ये हम बाद में नोट लिखेंगे और उस नोट को थोड़ा समझा देता हूं। जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए? या कौन आ जाए? अनुसार। अब ये आता उनका विग्रह क्रमशः। क्रमशः का मतलब पिछली बार भी किसी ने मुझे सवाल किया था कि सर ये क्रमशः क्यों है? तो क्रमशः का मतलब इस अर्थ के लिए तो कौन आएगा? के लिए। फिर इस अनुसार के लिए कौन आएगा? के। क्रम से पहले क्रम में कौन आया? अर्थ, तो उसका विग्रह ये। फिर क्रम में कौन आया? अनुसार, तो उसका विग्रह कौन होगा? के। तो जिन शब्दों के अंत में अर्थ, अनुसार आदि अव्यय था उनका विग्रह क्रमशः के लिए तथा के से किया जाता है। तथा जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाओ? उपरांत। देखो वो मैं आपको उदाहरण नहीं दिए, वो अलग से लिखा है। और कौन आता हो? पूर्व अव्यय आते हैं। यानी चार ऐसे शब्द आ गए, अर्थ, अनुसार, उपरांत और पूर्वक। ये हमारे लिए काम की बात है। उनका विग्रह अगर उपरांत आता है तो के से करेंगे, और पूर्वक आता है तो उनका विग्रह के साथ से करेंगे। जैसे मरणोपरांत, मरण के उपरांत। कहते हैं ना, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, मरण के बाद दिया, पहले नहीं दिया। ठीक है ना। भारत रत्न का पुरस्कार अटल बिहारी को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, इस तरीके से वे शब्द जो ऊनतावाची, ऊनतावाची का मतलब जिसमें एक कम हो, है ना, यानी संख्यावाचक शब्द है, उनमें भी अव्ययी 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 भाव समास होता है। जैसे देखो 29, 30 में एक कम, ये ऊनतावाची पढ़ाया था ना मैंने उपसर्ग। जैसे 39, 40 में एक कम, भले ये संख्या नजर आ रही है, ये द्विगु नहीं है, जिसमें उन उपसर्ग लगता हो, उन उपसर्ग पढ़ाया था मैंने। ठीक है। 49, 50 में एक कम, है ना, 39, 40 में एक कम, 69, 70 में एक कम, वे सब इसमें आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए तो वापस आ जाइए इस तरह। सेवा लिखिए, इसका विग्रह सेवा के लिए। सेवा के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, रक्षा के लिए, दान के लिए, अवसर के अनुसार, कथन के अनुसार, वचन के अनुसार। और जहां हमने अपनी बात खत्म कर दी है उसके वहां पर एक नोट डालना। अरे जगह है, मुझे पता ना, जहां हमने अपने बात खत्म की है, कहा एक एक पर, वहां से वहां आपको नोट डालना है। एक एक जो लिखा है ना, वहां लिखिए नोट, क्योंकि नोट 3 है, और नोट लिखिए ये लास्ट में जहां आपकी बात खत्म होगी थी ना, बस वहीं पे नोट डालो और नोट के लिखिए जिन शब्दों के अंत में अर्थ, अनुसार आदि अव्यय आता है उनका विग्रह क्रमशः के लिए तथा के से किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, धर्मार्थ, धर्म के लिए, और कथनानुसार, कथनानुसार, इसका विग्रह हो जाएगा कथन के अनुसार, कथन के
अनुसार। तो ये के आ गया और ये के लिए आ गया। अब इस पूरे नोट को लिख दीजिए आप। जिन शब्दों के अंत में उपरांत, पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मरणोपरांत ऐसे शब्द मिलेंगे, उपरांत और पूर्वक, तो ये अव्यय की श्रेणी में ही है। पूर्णतावाची अर्थात एक कम के रूप में जहां शब्द मिले वहां पर भी अव्यय भाव होता है। इस नोट को विशेष तौर से पढ़ना है, ये आरपीएससी ने पूछा हुआ है। पूर्णतावाची एक परीक्षा में आया हुआ है। जिन शब्दों में पूर्णतावाची संख्या का बोध हो वहां कौन सा समास होता है, वहां हमें अव्यय भाव लिखना। एक कम,
कंप्लीट। ओके, तो ये नोट क्या कह रहा था, यहां पर थे हम। अगर अर्थ आए तो विग्रह किससे करना है, के लिए से। अनुसार आए तो कैसे, और अगर उपरांत आए तो के, सॉरी उपरांत आए तो के से कर लो, के बाद भी कर सकते हो, हालांकि एक और लिख दो, के बाद भी सही है, के बाद भी सही है, मरण के बाद भी कर दो तो भी दिक्कत है, कोई नहीं होगा, राइट है। और अगर पूर्वक आए तो के साथ, और एक कम जहां आता हो तो वहां हमको उन जहां आ रहा हो वहां एक कम से विग्रह करेंगे, 30 में एक कम, 40 में एक कम, ठीक है। चलिए, ये नोट तो आपने लिख लिया। अब वापस आओ जहां हमने बात की थी। अब है रिपीटेशन वाले, क्रिया विशेषण और संज्ञा पद वाले। पहला शब्द क्या, लूटम लूट। ये लूटम लूट मची हुई है आजकल, हम बोलते हैं लूटम लूट। लूटम लूट का मतलब क्या, पहले इसको समझिए, क्योंकि इसका विग्रह आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो विग्रह लिखा रहा हूं उसको समझने के लिए उसके पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। लूटम लूट का विग्रह है लूटने के बाद लूटना। पहले लिख लो विग्रह, फिर समझाता हूं। लूटने के बाद लूटना। अब आप ये सोच रहे हो लूटने के बाद क्या लूटे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, ये लूटने के बाद लूटने का घटनाक्रम क्या है। हाँ हाँ हाँ, लूटने के बाद लूटना बता रहा हूं कैसे लूटते हैं। देखो, कोई 5 व्यक्ति है और अपनी जेब में 2-2 हजार रुपए लेकर के जा रहे हैं। कितने, 2-2 हजार रुपए। बताओ टोटल कितने होंगे पांचों के पास, 10। वो जा रहे थे और उनको 10 आदमियों ने लूट लिया। कितने आदमियों ने, तो अब बताओ जिन आदमियों ने लूटा उनके पास कितने कितने होंगे, 1000-1000। फिर वो कहीं जा रहे आगे, उनको 20 आदमियों ने लूट लिया। बात समझ में आ रही है आपको। पहले लूटे गए, फिर बाद में और लूटे गए, फिर बाद में और लूटे गए। तो जिंदगी में हम कई बार लूटे जाते हैं। सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी मधुर मुस्कान हमें लूट लेती। ऐसा ही कह रहा हूं मैं। और ना धो के अगर छत पर गए और कोई पास में दिख गई तो उसकी मधुर मुस्कान तो पूरी लूट लेती है। और फिर ऑफिस आ रहे थे बस में, और पास वाली खिड़की खाली बैठी पड़ी हुई है और अचानक कोई आकर के बगल में बैठ गई, तो और समझ लो और अब आप समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में पैसों से ही लूटना हो। कभी हम भावों से लूट जाते हैं, कभी हम आंखों से लूट जाते हैं, कभी हम मधुर वाणी से लूट जाते हैं। ये जिंदगी की लूटम लूट है, लूटने के बाद लूटना। अब आया समझ में। यस, कहीं झगड़ा हो गया और एक लड़के ने दूसरे को झापट मार दी, फिर दूसरे ने पहले वाले को झापट मार दी, और फिर बाद में सुनने में आया अरे उन दोनों में मारा मारी हो रही है, चलो जाओ बचाओ उनको। मारने के बाद मारना, विग्रह लिखी। एक मार पड़ी खींच के, फिर एक और पड़ी खींच के। हाँ, मारने के बाद मार दो उसको, जमीन में गाड़ दो। भागम भाग। नेक्स्ट बोलिए, भागम भाग। क्या है ये भागम भाग, लिखो। भागने के बाद भागना। बोले यार भागने के बाद कैसे भागे, बताओ। भागने के बाद भाग, समझो इसको, मैं समझाऊं। भागने के बाद भागना। हम अपने व्यवहारिक जीवन में कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जिंदगी की भागम भाग है। हम सबसे पहले उठते ही बाथरूम में भागते हैं, है ना। फिर बाथरूम से ही वापस आते हैं, रसोड़े में भागते हैं, फिर चाय पी ले, कुछ नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद अपने शयन कक्ष की तरफ या जहां हम तैयार होते उस रूम की तरफ भागते, तैयार होते, फिर भागते हैं कोचिंग की तरफ। लेकिन उससे पहले हम ऑटो की तरफ भागते हैं, बस स्टॉप की तरफ भागते हैं, फिर वहां से अपने कोचिंग जाते हैं, फिर अपने बैठने की जगह वहां भागते हैं। कोई आकर के बैठ तो नहीं गया, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहले बैग रख देंगे, पहले आओ पहले पाओ वाली होगी, है ना। फिर उसके बाद जब क्लास हो जाती है फिर भागते हैं। हो सकता है कोई अप डाउन करता है, ऑटो की तरफ भागता है, बस स्टॉप की तरफ भागता है।
और फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ भागता, घर के जाकर सीधा जाता बाथरूम में, बाथरूम की तरफ भागता वो, और हाथ मुंह धो करके वह फिर जाएगा रसोड़े में, कुछ है क्योंकि दिन भर का भूखा, जो मिला आने दो अटम चटम अंदर ठोसो, एक बार तो पेट को कुछ जाना चाहिए, है ना, थोड़ा शांति पड़ेगी, फिर उसके बाद थोड़ा देर के लिए बैठेगा, फिर वापस याद आएगा कुछ पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते और उसको नींद भी आ जाती है, कई बार थकान होती है, और नींद में भी वो बच्चा भाग रहा, तेरा बैग तो किसका, ये जगह मेरी है, होता है। तो ये तो विद्यार्थी जीवन में भागम भाग चल रही है, हमारे भी भागम भाग चल रही है, हम भी सुबह उठते ही ऑफिस की तरफ भागते हैं, विद्यालय की तरफ भागते हैं, फिर पता लगा आज तो ड्यूटी कहाँ है और जानी, किसी विद्यालय को चेक करने में ड्यूटी है, अरे क्या करें वहां पर कौन है क्या नहीं है, पहले फोन करके पूछेंगे भाई तुम्हारे प्रिंसिपल वो एचएम सर आए नहीं आए, हम आए वहां हो नहीं हो, फिर वह पता लगा करे नहीं आज वहां प्रोग्राम हो रहा वो सर नहीं और पीओ की मीटिंग में चले गए। तो ये हमारी भागम भाग, हर व्यक्ति की अपनी भागम भाग है, भागने के बाद भागना, इसका मतलब यही है। चलिए अगला लिखो, चला चली। यहां ये दो शब्द मैंने लिखा है, देखो, एक है चला चल और एक है चला चली। चला चली का मतलब है चलने के बाद चलना। अभी चलने के बाद चलना क्या वो समझा रहा हूं, आप सोच रही है चलने के बाद चलना कैसे, ये बता रहा हूं। खाना खाने के बाद मेरे साथ होता है अक्सर, जैसे आज खाना खा करके आए, मेरे क्या सूर्यास्त से पहले खा लेता हूं, तो खाना खा करके मंगलवार फास्ट, तो खाना खाकर जब मैं निकला तो याद आया आज तो मुझे कोचिंग जाना, क्योंकि लगातार 2 दिन 3 दिन से आ नहीं रहा, तो मैं सोचा मेरी छुट्टी चल रही होगी, ठीक है, फिर याद आया अरे आज से कोचिंग जाना, तो फिर मैंने चलने वाला प्लान कैंसिल किया, सीधा कोचिंग चला है। तो कई बार क्या होता है जब क्लास नहीं होती है संडे के दिन या छुट्टी के दिन, तो हम वॉक पे जाते हैं, घर से तो निकल गए और थोड़ा सा आगे गए, कोई मेरा दोस्त मिल गया, चल कर ही गए, उड़ के तो गए नहीं, चल के गए और वही रुक गए, थोड़ी देर बतियाए, बात की, और फिर उसके बाद वापस चलने लगे। और फिर याद आया अचानक घर वाली ने कहा आते समय सब्जी लेते आना, तो एक ठेले वाला मिल गया, भाई साहब 2-3 किलो लौकी दे दे, प्याज दे दे, आलू दे दे, वो भी ले लिया, और थोड़ा आगे गए शालिनी मिल गई, हाँ, और तू यहाँ कैसे, बोला कि सर मेरी नौकरी लगी है, रीट का पेपर पढ़ा था आपसे और यहीं पास में पोस्टिंग है, तो कब लगी कैसे लगी, थोड़ी देर उससे बतिया लिए, फिर आगे गए। तो बताइए चलने के बाद चल रहे, फिर चलने के बाद चल रहे, इसका मतलब है चलने के बाद चलना, चला चल, चलने के बाद चलना। नेक्स्ट अगला देखो कौन है इधर, ये देखिए, ये इसको बता रहा हूं, यहाँ क्या है ये समझा रहा हूं, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर ये है नहीं, ये संधि विच्छेद करोगे चल और अचल, ये है असली कमाल कि दोनों में आपको पेपर में फंसाने वाली बात क्या है, चल प्लस अचल। चल का मतलब जो चलायमान है, जो चल सकता है, और अचल का मतलब जो चल नहीं सकता। उदाहरण लेते, नेताजी की चलाचल संपत्ति जब्त हो गई, नेताजी की चलाचल संपत्ति जब्त हो गई, इसका मतलब है चल और अचल, और जहां और शब्द का लोप होता है वह द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और पिता। तो ये दिखने में अपन को लग रहा है अव्यय की तरह, पर अव्यय भाव नहीं है, इसका विग्रह होगा चल और अचल। और अब इसमें चल और अचल का मतलब क्या है, चल का मतलब जो पैसा है जिसको आप तोक करके ले जा सकते हो, हीरे जवाहरात जो भी है आपके गहने वगैरह, वो सब चल संपत्ति में आता है, उसको सूटकेस में भर करके ले जाया जा सकता है। लेकिन मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, आपकी प्लॉट, वो अचल संपत्ति है, उसको तोक के थोड़ी ले जा सकते, इसलिए वो सब जब्त कर ली गई, चाहे उसका प्लॉट हो चाहे उसकी संपत्ति हो, कोई से भी, तो इसलिए उसके शब्द आता है चलाचल, चल और अचल, संधि की वजह से ये चलाचल बन गया, बाकी है नहीं। तो ये आपको अभी लिखना नहीं है, ये तो मैं लिखाऊंगा। ये किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं कर रहा हूं, बात इसलिए बनी है क्योंकि ये भी रिपीटेशन वाला और ये भी रिपीटेशन, तो कहीं यूं नहीं है कि इसके प्रभाव में आकर के ऐसा शब्द दे दिया जाए और ऐसा दे दिए। हाँ, अगर ऐसा दे दे बीच में डैश करके, तब तो अव्यय भाव है, चलाचल। मुझे याद है एक मूवी आई थी स्वदेश, और उसमें शाहरुख खान पर ये फिल्माया गया गाना होता है, यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल, जीवन गाड़ी समय है पहिया। आप गाना कभी सुनना तो चला चल, ये भी चलने के बाद चलने वाली ही बात है, चाहे वो चला चली को
चाहे चलाचल, यहाँ दोनों क्रियापद। ठीक है, अगला लिखो दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। अच्छा एक बात बताओ, ये दिन के बाद दिन का क्या मतलब है? जैसे देखिए, मैं ये कहूं नरेंद्र मोदी दिनों दिन प्रगति करते जा रहे हैं, यह पेड़ दिनों दिन सूखता जा रहा है, तो क्या एक ही दिन में सूखा? दिन के बाद दिन, दिनों दिन आपकी हालत कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब दिन के बाद दिन। क्या एक दिन में कमजोर हुआ कोई व्यक्ति? नहीं। यस। अगला हो रातों रात, तो क्या करें इसका विग्रह? रात के बाद रात। नहीं होगा, धीरे धीरे लिखो, धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे। बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखा है ना, एकदम नहीं बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, ठीक है ना, धीरे के बाद धीरे। अगला क्या है? रातों रात, इसका विग्रह दिन, दिनों दिन की तरह नहीं होगा, इसका विग्रह होगा रात ही रात में। हाँ, रात ही रात में, चोर रातों रात फरार हो गए। हाँ, रात ही रात में। अगर आप कोई ये कहो सर दिनों दिन का विग्रह तो आपने लिखा है दिन के बाद दिन, फिर रातों रात का क्यों नहीं लिख रहे हो? रात के बाद रात, तो रात के बाद रात क्या वहां पार्टी करने के लिए रुकेंगे क्या? हाँ, नहीं रुकेंगे। लड़की रातों रात फरार हो गई तो क्या वो अगली रात रुकेगी क्या? वो तो चली जाएगी। रात के बाद रात, ये ध्यान रखना, रातों रात का। हाँ, एक और बात, दिनों दिन का विग्रह दिन ही दिन में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिनों दिन का विग्रह कैसे हो सकता है? जैसे कोई व्यक्ति मकान का काम करवा रहा है और अपने लेबर को वो कह के जाता है कि आज इस दीवार का प्लास्टर दिनों दिन कंप्लीट होना चाहिए, इसका मतलब दिन ही दिन में। जैसे आज मुझे कहा गया आज दिनों दिन घर आ जाना, दिन ही दिन में। समझ में आ गया? बस सेंटेंस पे है सारा खेल। आ जाओ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, सारी किताबें हाथों हाथ बिक गई ऑन द स्पॉट। हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। घर घर, इसके दो विग्रह, हर घर ऑब्लिक घर के बाद घर, हर घर ऑब्लिक घर के बाद घर। डाकिया घर घर चिट्ठी पहुंचाता है, इसका मतलब हर घर या घर के बाद घर। हर घर तिरंगा, ठीक है ना, हर घर तिरंगा, ठीक है। गांव गांव, हर गांव ऑब्लिक गांव के बाद गांव, गांव गांव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन चुके हैं, है ना, हर गांव में मिलेंगे। हर गांव में शिक्षक हो गए, गांव गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में बिजली आ गई है। चलिए अगला क्या है? पहले पहल, सबसे पहले, पहले पहल। घर में कोई वस्तु आती है, दो आपस में बच्चे झगड़ते हैं, पहले पहल मैं साइकिल चलाऊंगी, पहले पहल मैं इसको काम में लूंगा, है ना, सबसे पहले। मंद मंद, मंद के बाद मंद, ये क्या है? ये मंद के मंद बाद, हाँ भाई, मंद के बाद मंद, कौन बताएगा? बताओ। जैसे मैं ये कहूं कि वह मंद मंद मुस्कुरा रही है, हाँ? तू बड़ा जानता है, बताओ। हाँ, लड़के से ही पूछते हैं। आप बताओ, क्या नाम बेटा आपका? शाबाश, कहाँ से? ओके, बताओ, कभी सुना ये मंद मंद शब्द? सुना है ना? तो बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, मंद मंद मुस्कुरा रही है? नहीं पता? तुम में से कौन बताएगा? नहीं, आप बताओ, बताओ। मंद मंद, देखो मुस्कुराना भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? आज पता लगा हमें, हम तो यही जान रहे थे बस मंद मंद मुस्कुराना, पर ऐसा नहीं है। अब 6 प्रकार का मुस्कुराना होता है, वो हमारे साहित्य में एक रस होता है, हास्य रस। हंसी के कितने भेद है? 6।
कितने भेद है? 6 प्रकार से इंसान हंसता है। हम किस प्रकार से हंस रहे हमको नहीं पता। देखिए, जब हसीत, अति हसीत, विहसीत, अपहसीत, इस तरीके की हंसी के भेद है। उसमें से सबसे बहुत लज्जा वाला, मर्यादा वाला अगर कोई बात करते हैं तो वो भेद है मंद मंद मुस्कुराना। इसमें होता क्या? इसमें होता है आंखों में हल्का सा विस्तार होता है। आंखों में हल्का सा विस्तार होता है। होठ खुलते नहीं है पर खुलने के लिए तड़पते हैं। होठ खुलते नहीं है पर खुलने के लिए तड़पते हैं। और गालों में एक हल्का सी हंसी का विस्तार होता है। गाल थोड़े से मतलब फैलाव लिए होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब की बार कुछ तुम बोलो तो मैं हंसी दूंगी, है ना? तो मंद मंद मुस्कुराने में ये भाव होता है। लेकिन हंसी का वो एक उच्च पद भी होता है, जो सबसे अति हंसी जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? आंखों में विस्तार ऐसा कि आंसू टपकने लग जाते हैं और दांत गिर के बाहर आ जाए, हाँ, ऐसे निकलने के लिए तैयार रहते हैं। और मुंह से आवाज निकलती है और कंधे दोनों उचकने लगते हैं। कंधे दोनों उचकने लगते हैं और मुंह से तेज आवाज निकलती है। वो हंसी का छठा भेद है। कौन सा भेद है? कभी देखा आपने? ये शर्म के मारे बोल नहीं रहे, पर बात देखिए, मंद के बाद मंद, मंद के बाद मंद, और एक एक लिखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के एक के बाद एक। देखो, आंसू ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा, मैंने जो बात कही, जिनाइन कही ना, कोई वास्तविक बात यही है। हम हमारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता जब हम हंसते ना। और अगर कभी कोई पास में होता ना, दो दो झपटे वो भी खा। चलिए